हेलो गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट। हमने लास्ट लेक्चर में सेंट्रल फोर्स डिस्कस किया था, फोर्थ यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक था सेंट्रल फोर्स। अब हम रिड्यूस्ड मास के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर किसी सिस्टम पे जिसमें दो पार्टिकल्स हैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होती तो सिस्टम वो एक टाइप से ना सिंगल पार्टिकल जिसमें एक ही पार्टिकल है उसकी तरह बिहेव करता है म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ फोर्सेस की वजह से। तो वहाँ से हमारा ये जो रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट है वहीं से राइज होता है। अब देखिए, हम लेके चलते हैं कि हमारे पास टू डायमेंशनल प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, टू पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल का मास मान लेते हैं m1, लेट सेकेंड पार्टिकल का मास है m2। अब पोजीशन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 है उसके लिए मान लेते हैं r1 वेक्टर, सेकेंड पार्टिकल के लिए r2 वेक्टर। तो जो लाइन इनके सेंटर ऑफ मासेस को ज्वाइन करेगी, ये जो रिजल्टेंट होगा डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। इसे हम टोटल r वेक्टर मान लेते हैं। ठीक, तो जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होगा वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लाई करेगा और उसकी पोजीशन ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेंटर में होएगी। सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में तब होता है जब दोनों मासेस सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। बट अगर मासेस वेरी कर रहे हैं, दोनों मासेस सेम नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमेशा उस साइड लाई करती है जिस साइड लार्ज मास होता है। तो अब देखिए, जो पोजीशन सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पे है, कहीं भी मान लेते हैं, लेट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर जो होगा उसे लेट कर लेते हैं कैपिटल आर वेक्टर। ठीक है, तो ये हमें पता है कि जो आर वेक्टर मतलब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है उसका ओरिजिन से, दैट इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है। अब हम बात करेंगे कि टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इन दोनों पार्टिकल्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी पे कहीं ना कहीं लाई करेगा। ठीक है, वो हमें नहीं पता कहाँ पे है। अब हम यहाँ पे सेंट्रल फोर्स का जो है उसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पे जो भी फोर्स लगा रहे हैं उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका वैल्यू है Fr r कैप। तो न्यूटन सेकेंड लॉ अगर यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, तो सेकेंड लॉ के लिए देखिए, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma होता है। अब m1 क्योंकि यहाँ फर्स्ट प्रीवियस आया है तो उसी के मास की बात होएगी और उसी का एक्सेलरेशन देखेंगे। तो a को लिख सकते हैं d स्क्वायर r बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो d स्क्वायर r1 वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी d स्क्वायर r1 वेक्टर अपॉन dt की वैल्यू आ जाएगी। ये मास नीचे डिवाइड में आ जाएगा ना, तो F12 अपॉन m1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो F12 की, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, Fr इंटू आर कैप अपॉन ये वेक्टर फॉर्म में है ना, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू उसका यूनिट वेक्टर, ये आ जाएगा। सिमिलरली जो m2 मास है उस पे जो फोर्स लगेगा, ये तो m1 पे जो लग रही है फोर्स ड्यू टू m2, अब हम देखेंगे m2 पे जो फोर्स एक्ट होएगी ड्यू टू m1, तो वो होएगी F21। ठीक है, F21 का डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट होएगी, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पे जितनी फोर्स लगाता है उतना ही सेकंड फर्स्ट पे लगाता है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो F21 में सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा इस फोर्स के आगे, माइनस Fr r कैप। और सिमिलरली इक्वेशन तो आप यहीं से लिख सकते हो। सिमिलरली जैसे इसकी इक्वेशन फाइंड की है तो d स्क्वायर r2 अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू आएगी m1 की जगह m2 Fr r कैप, और आगे नेगेटिव साइन और आ जाएगा बस। ठीक, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को, लेट दिस इज इक्वेशन 1, इट्स इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा d स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब इनकी जो ये राइट हैंड साइड है इनको भी सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 1/m1 प्लस 1/m2। अब ये चीज़ कॉमन आ रही है, Fr r कैप दोनों में है, तो Fr r कैप को कॉमन ले लेते हैं।
F इंटू आर कैप। ये जो ब्रैकेट में आ रहे हैं ये तो सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि सेंट्रल फोर्स पोजीशन पे डिपेंड करती है, ये तो सिर्फ उस पैरामीटर को शो कर रहे हैं। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब देखिए R1 माइनस R2 को हमने R वेक्टर मान लिया था, तो डी स्क्वायर R बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, M1 M2 ऊपर बनेगा M1 प्लस M2 FR R कैप। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पैरामीटर आया है ना, ये पैरामीटर ही एक्चुअली रिड्यूस्ड मास को बताते हैं, उसके ऑपोजिट को। क्योंकि अगर हम इसको फर्स्ट पार्टिकल या सेकंड पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन ली थी उससे कंपेयर करके देखते हैं तो सिर्फ डिफरेंस इतना आया है कि वहाँ पे 1/m1 था, सेकंड के लिए 1/m2 था, इसमें भी 1 अपॉन मास ही होना चाहिए। तो इट मीन्स ये ही जो है ना m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, ये एक्चुअली रिड्यूस्ड मास का ही रेसिप्रोकल है। मीन्स रिड्यूस्ड मास इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इससे पता चलता है कि टू सेपरेट इक्वेशंस ऑफ मोशन थी दो पार्टिकल्स के लिए, उसको हमने एक सिंगल इक्वेशन के अंदर रिजॉल्व कर लिया। तो टू बॉडी प्रॉब्लम जो है वो हमारी वन बॉडी प्रॉब्लम में रिड्यूस हो चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस मीन्स एक टाइप से इम्पोर्टेंस क्या है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे एप्लीकेशंस आती हैं इसकी। देखिए जो रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट है इसको एक तो यूज़ किया जाता है कि दो सेपरेट इक्वेशंस हैं उसको सिंगल इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए, जो हमने अभी किया। एक इससे जो है ये हमारा सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम के थ्रू ना हम कोलिजन फिनोमिना को बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी इसी पे बेस्ड है ये सेंटर ऑफ मास फिनोमिना, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रिड्यूस्ड मास के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब देखिए हम एक स्पेशल केस लेके चलते हैं कि जो दो बॉडीज़ की हम बात कर रहे हैं M1 M2 मासेस वाली, एक बॉडी जिसका जो लार्ज बॉडी है अगर वो स्मॉल बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो उस केस में हम एक बार थोड़ा ये कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। इसमें आपको बुक से बता देती हूँ, बहुत इजी है, जस्ट कंडीशन, एक स्पेशल कंडीशन ही पुट करनी है। देखिए हमारे पास म्यू है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। हम मान लेते हैं कि आप चाहे M2 को भी ग्रेटर ले सकते हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे ज़रूरी नहीं है कि बुक में M1 ज़्यादा तो आप M1 ही ज़्यादा लो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इन्होंने M1 को वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 लिया हुआ है, अगर M1 बहुत ज़्यादा है M2 से तो M2 को अगर ऐड करेंगे M1 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक 1000 में 1 ऐड करें तो 1001 होएगा, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आया वैल्यू से, तो M2 को निगलेक्ट कर सकते हैं उस केस में। सो म्यू की वैल्यू बनेगी M1 M2 अपॉन M1, M1 M1 विल कैंसिल, रिड्यूस मास इसका मतलब जो स्मॉल बॉडी का मास है उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन भी हमेशा ट्रू होती है ना जब हम सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं कि M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2। ये R1 R2 कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस को शो कर रहे हैं दोनों मासेस के लिए, तो M1 R1 इक्वल होता है M2 R2 के। यहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी M2 बाई M1 इंटू R2। अब M1 वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूमिनेटर के, तो वो वैल्यू ओवरऑल बहुत ही कम बनेगी टोटल वैल्यू, तो ऑलमोस्ट ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। फिर तो अगर M2 बाई M1 ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो R1 ज़ीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट। और R1 जो था वो हमारा पोजीशन वेक्टर था फॉर स्मॉल पार्टिकल, M1 जो R1 था वो पोजीशन वेक्टर था हमारा M1 मास के करस्पॉन्डिंग, और M1 को हम बहुत ज़्यादा लेके चले। इसका मतलब क्या हुआ कि जो R1 डिस्टेंस है वो तो बहुत कम हो गया। बहुत कम होने का मतलब क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो जो ज़्यादा मास वाली बॉडी है ना उसको बिल्कुल ही ऑलमोस्ट कंसाइड कर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो उस केस में फिर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम सिस्टम का ज़ीरो ही हो जाएगा, क्योंकि R1 ही ज़ीरो हो गया। ये समझ आ गया आपको? देखिए मैं आपको एक बार थोड़ा बताना चाहूँगी इसको प्रैक्टिकली। जैसे मान लेते हैं ये हमारा M1 मास है, ये M2 मास है, और सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, कहीं मान लो जो R1 है ना वो सेंटर ऑफ मास से M1 वाले का डिस्टेंस है, R2 है वो M2 वाले का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है। अब R1 ज़ीरो होने का मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट ख़त्म होने का मतलब है सेंटर ऑफ मास इस मास के बहुत ही क्लोज है,
ऑलमोस्ट कंसाइड ही कर रहे हैं, तो लार्ज मास वाली बॉडी के पास लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। इससे ये पता चल रहा है। ठीक है, अब है एप्लीकेशंस ऑफ रिड्यूस्ड मास कॉन्सेप्ट। इसे जो है इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? एक तो इन्वर्स स्क्वायर फोर्स के अंदर। इन्वर्स स्क्वायर फोर्स देखिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसका फॉर्मूला आपको पता है, F इक्वल टू Gm1m2/r², ये हम पढ़ते थे। ठीक है, और उसका अगर हम वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं तो Gm1m2/r² इंटू उसका यूनिट वेक्टर भी आएगा साथ में r²। तो रिड्यूस मास इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, Fr इंटू r² इज इक्वल टू म्यू r डबल डॉट वैक्टर। क्यों ऐसा लिखा है? देखिए F इज इक्वल टू m में होता है सेकेंड लॉ से। अब रिड्यूस मास कॉन्सेप्ट है तो m की जगह म्यू आ गया, और e एक्सलरेशन। एक्सलरेशन जो होता है वो पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव होता है, d²r/dt², तो इट मीन्स उसको r डबल डॉट से दिखा सकते हैं इसलिए। तो अब F की वैल्यू पुट कर देंगे Gm1m2/r²। ये नेगेटिव साइन जो है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए आया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे? जैसे हम किसी बॉल को ऊपर थ्रो कर रहे हैं, बट फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी की फोर्स उसको अपनी ओर खींचती है, तो वो बॉडी ऊपर जा रही है, बट ड्यू टू अट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो उसको अपनी ओर खींचना चाहती है, तो इसलिए अट्रैक्टिंग फोर्स के लिए नेगेटिव साइन आया है। तो -Gm1m2/r² इंटू r² लिख सकते हैं, म्यू की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से r डबल डॉट मतलब एक्सलेरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो आ रही है -Gm/r² इंटू r²। तो ये जो इक्वेशन है ये यूनिट मास के लिए, यूनिट मास का पार्टिकल है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आई है। जो उस यूनिट मास का पार्टिकल को हम किसी फिक्स्ड मास से, कोई m मास का पार्टिकल है उससे अगर देख रहे हैं, ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी यहाँ से आ गई है। तो इस टाइप से हम एक्सलेरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास। तो नेक्स्ट जो है ये सेंटर फोर्स फील्ड में पार्टिकल का मोशन किस टाइप से होता है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।